नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। मुख्यमंत्री के आवास में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व बागवानी से संबंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती व प्रभावी समन्वय से रखने हेतु निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अन्य राज्यों, विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि व बागवानी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण व अनुसंधान हेतु पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में स्थापना हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को आगामी 20 से 25 वर्षों के दृष्टिगत राज्य के समक्ष कृषि व बागवानी क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियां, समस्याओं व मुद्दों के साथ एक ठोस व प्रभावी रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय जनपदों, विशेषकर सीमांत जिलों में मनरेगा की विशेष मजदूरी दर, राज्य के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न एयरपोर्ट पर स्टॉल, पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के कौशल विकास के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृत के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध व समन्वय के निर्देश दिए हैं। इधर चमोली के नंद्रप्रयाग में रामकथा का आयोजन किया गया। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के पावन संगम पर कथावाचक मुरारी रामकथा का व्याख्यान कर रहे थे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कथावाचक मुरारी बापू इससे पहले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में कथा अनुष्ठान पूर्ण कर चुके हैं। इस बार कथा का आयोजन मुंबई की सत्संगी रीना गौड़ की ओर से किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कथावाचक मुरारी बापू सहित कथा में शामिल अन्य संतों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जीवन की कथा कोई साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्मचिंतन जागृत करने वाली कथा है। इस क्षेत्र के लोगों का तो है ही है, और जो लोग बापू की कथा में सम्मिलित होने के लिए देश भर से यहाँ आए हैं, ऐसे सभी भक्तगण, सभी राम भक्त, मैं आप सभी का पूज्य बापू की इस कथा में यहाँ पर आने के लिए, यहाँ के निवासियों का, यहाँ का सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। और राम कथा के इस दिव्य आयोजन में वेद व्यास पर आसीन मानस के मर्मक, हमारी सनातन संस्कृति के संभावक, संरक्षक और भारत की पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व जो वर्षों वर्षों से निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य मुरारी बापू को मैं प्रणाम करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से आपका मैं यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं। साथ ही में ज्योतिवट की तपोभूमि पर विराजे सभी संतगण, आयोजनकर्ता, श्रद्धालुजन, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का भी, विशेष रूप से आप सभी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नंदप्रयाग की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी के बीच में मुझे भी संतवाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब जब भी मैं आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने आपके सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताओ तो लोग भी यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा,
लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचेगी। और मैं आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे आज बड़ा सुंदर संयोग भी है, आज ही भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुले हैं और मुझे कल रात को यहाँ आना था, मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा, वापस जाना पड़ा मुझे और पूरी रात गाड़ी चलती रही और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बापू की कथा के शुभारंभ अवसर पर वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन भगवान बद्री विशाल की भी कृपा हुई, बापू का आशीर्वाद भी है और राम जी और हनुमान जी की कृपा से आप सबके साथ में भी यहाँ पर मुझे भी पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आत्मिक चेतना जागृत करने का एक ये माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का। इधर बीती देर शाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने नाम घोषित कर दिए, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी का नाम जबकि 2 अन्य उपाध्यक्ष भी घोषित किए गए। अपनी नियुक्ति को लेकर बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारियां जो मिली हैं वो उन पर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इसी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी की आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किया गया, जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, निश्चित ही जो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आज उत्तराखंड नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व का धाम है और जहाँ से पूरी दुनिया से जो है कि लाखों की संख्या में जो है कि लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लेकर सरकार लगातार निरंतर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और मंदिर समिति की जो भी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, जो मुझे अपनी पूरी टीम के साथ में हमको करना है, हम लोग निश्चित ही उस पर उसको कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवान जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफ़ी रश रहता है और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफ़ी निर्देशन की ज़रूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं और इस समय केदारनाथ धाम के अंदर 55,374 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री धाम में 38,077 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 23,653 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं।
और ये कुल संख्या जो है ये 1,17,97 की जो है हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ दिनांक 4 मई से आज से बद्रीनाथ के पट खुल गए हैं और वहां भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड के रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खैर के बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। वन विभाग की जांच में सामने आया कि जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वही लोग इसकी लूट में शामिल निकले। आसफ नगर निवासी वन तस्कर दीपक कुमार उर्फ रामपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक वन दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच उप प्रभागीय वन अधिकारी रुड़की को सौंपी गई। अधिकारियों को आशंका है कि जांच में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये कार्रवाई उन 14 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के बाद हुई जिनसे वन विभाग हिलकर रह गया। उत्तराखंड में बदल रही डेमोग्राफी और लैंड जिहाद की बढ़ रही घटनाओं के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद नैनीताल जिले का प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके बाद रामनगर में बीएसएफ और पुलिस ने सत्यापन अभियान शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी मकान मालिकों से किराएदारों का सत्यापन कराकर पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। सत्यापन अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सुमित पांडे ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर रामनगर में यह अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला खताड़ी, गूलरघट्टी, शक्तिनगर, कॉर्बेट नगर, रहमत नगर, पुछड़ी, बंबाघीर सहित अन्य इलाकों में यह अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सत्यापन न करने वाले कई मकान स्वामियों को कोर्ट चालान के साथ ही कुछ लोगों का पुलिस एक्ट के तहत चालान भी कर उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई निरंतर जारी है। अधिकारी सुमित पांडे ने कहा कि पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अभियान के दौरान जिन घरों में ताले लगे थे वहां पर दोबारा पुलिस टीमों को भेजकर सत्यापन करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी रामनगर क्षेत्र में हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेशों पर लगातार ये बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर हमने पुछड़ी से अभी आज फिलहाल आज की डेट में पुछड़ी एरिया और खताड़ी एरिया के अंदर टीमें बना रखी हैं और उनकी सुरक्षा हेतु जो आउटर कॉर्डन में हमारी एसएसबीज लगी हुई हैं और हमारी जो टीमें सत्यापन कर रही हैं उसके साथ पीएसी और जो हमारा आम। हल्द्वानी की कोतवाली में होमगार्ड जिला कमांडेंट नैनीताल प्रतिमा ने होमगार्ड जवानों से सीधा संवाद साधा, जिसमें जवानों को आ रही दिक्कतों और उनकी सुविधाओं को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना। एडीआईजी प्रतिमा ने बताया कि गर्मियों में नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है, जिसमें पर्यटकों की यात्रा को देखते हुए जिलों में होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाती है। जवानों ने अपनी छोटी छोटी दिक्कतों से उन्हें अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान होमगार्ड जवानों की छुट्टियों का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो अभी यात्रा सीजन चल रहा है, तो यात्रा सीजन को देखते हुए टूरिस्ट प्लेस भी है ये, तो मैंने सम्मेलन लिया। इसके पहले मैंने 1 मई को भी सम्मेलन लिया ही है, 3 मई को भी सम्मेलन लिया। इसमें जवानों को, महिला जवान और पुरुष जवान सभी शामिल थे और ये बेसिकली आज का सम्मेलन जो था शहरी कंपनी नंबर 2 और जिसमें महिला और पुरुष दोनों जवान हैं हमारे यहाँ। तो इनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें से कुछ का ये था कि जैसे उनका ड्यूटी भत्ता पूछा गया कि ड्यूटी भत्ता आपको समय पे मिल रहा है कि नहीं, तो सबने कहा कि बिल्कुल हमें समय पे मिल रहा है और सबकी ड्यूटियाँ रोटेशन के हिसाब से लग रही हैं। इसके अलावा जवानों से उनको ये कहा गया कि आपका जो वर्दी टर्न आउट है वो बेटर होना चाहिए आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और हमारे जो विभाग की छवि है उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई और ओवरऑल जवानों के द्वारा सभी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र और आईसीसीआई के अध्यक्ष व्यवसायी जय शाह अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में विख्यात हर की पौड़ी पहुंचकर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर मां गंगा का पूजन किया और संध्याकालीन आरती में शिरकत की। जय शाह के साथ उनकी पत्नी और बच्चों ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां गंगा की पूजा की और सभी ने मां गंगा की आरती में भाग लेकर सभी के कल्याण की कामना की।
इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे। इससे पूर्व देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट और अपने मित्रों के साथ हर की पैड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती की और आरती करके देश के कल्याण के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। इधर रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में हरिद्वार यूनिवर्सिटी के पास नहर पटरी पर बजरंग दल संगठन से जुड़े कुछ युवकों ने छोटा हाथी में क्रूरता से ले जा रही गौवंश को रोका और पुलिस को सूचना दी। बजरंग दल संगठन कार्यकर्ता अंशुल बालियान ने बताया कि गौवंश के संबंध में जानकारी लेने पर गाड़ी स्वामी इधर उधर की बातें करने लगा। ये गौवंश ब्रह्मपुर निवासी परवेज नाम के युवक ने खरीदे हैं। गाड़ी स्वामी ने फोन कर परवेज को मौके पर बुलवाया। मौके पर पहुंची थाना पिरान कलियर पुलिस ने परवेज से पूछताछ की तो उसके द्वारा भी इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा छोटा हाथी सहित गौवंश को पुलिस थाने ले आई और थाने ले जाने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज की। अब पुलिस के द्वारा गौवंश को रुड़की चंद्रपुरी गौशाला में भिजवाया गया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। मैं भादराबाद से आ रहा था, इसी रोड पे को चलते हुए ये मेरे को दिखा। मैंने इससे पूछताछ करी कि कहाँ से गाय लाया, कहाँ से नहीं, तो उसने ड्राइवर ने मेरे को बोला कि ये गाय पालने के लिए दे रखी थी वहाँ पे और यहाँ से वहाँ जा रहे। मैंने इससे सीधा पूछा परमिशन है तेरे पास? इसके पास कोई परमिशन नहीं थी। मैंने इसे साइड में रोक लिया, तब वो आए और जहाँ से खरीदी गई है वो भी आए। उन्हें पता चला कि पुलिस आ रही, वो लोग भाग गए, वो चले गए, वो रुके नहीं यहाँ पे। अब पुलिस आई, पुलिस उन्हें अपने अंडर में लेके और टेम्पो को लेके, गाय को लेके थाने चली गई। जो उसका मालिक का पता जो आया लड़का, कौन से गांव का है? क्या उसका गांव यही है, मेवड़ के पास ही। कौन सा गांव है उसका? बरमपुरी। कोई शक है आपको? शक तो है ही जी, बिना गाय, बिना दूध की गाय है, ना बच्चा है गाय के साथ, और शुरू में ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, कह रहे गाय पालने के लिए दे रखी। पुलिस प्रशासन के आते फिर इन्होंने बोला कि 5,000 रुपये में खरीद दी। अब थाने ले गए? अब इसे थाने ले गए हैं, इसे गौशाला छुड़वाएंगे गाय को। वही जा रहे हैं। कटान के लिए जा रही थी। कटान के लिए जा रही थी। गाय में कुछ है ही नहीं। बोल रही तो लगातार हर बात में झूठ, हर बात में झूठ ही बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल पक्का कटान के लिए जा रही है। जब दूध नहीं दे रही गाय, कोई लुहा नहीं, उसको कुछ भी नहीं है, उसको गैप बढ़नी है, वो गैप बढ़नी है, कुछ भी नहीं है, आग का दूध देने की नहीं वहाँ, तो कटान के लिए जा रही है, सीधा सा साहब। इधर उत्तराखंड के लक्सर में जेके टायर फैक्ट्रीज के कर्मचारियों की 18 सूत्री मांगों को लेकर खेड़ी कला गांव के ग्रामीणों ने रविवार को बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने खानपुर के पूर्व विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन और बीजेपी नेता रविंद्र पनियाला के पुतले फूके और नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगे पूरी नहीं मानी गई तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 13 मार्च से लक्सर स्थित जेके टायर फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी एग्रीमेंट और 18 मांगों को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन को 1.5 माह से अधिक समय हो गया। इसके बावजूद दोनों जनप्रतिनिधियों ने एक बार भी धरना स्थल पर जाकर कर्मचारियों की सुध नहीं ली। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार की शाम को तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आया। मसूरी में बारिश से तापमान में भारी गिरावट हुई, जिससे लोगों को ठंड का एक बार फिर एहसास हुआ। ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। वहीं मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा बिल्डिंग निर्माण करते समय निकले मलबे को नियम विरुद्ध सड़क किनारे जंगल की ओर डाल दिया गया था। रविवार को हुई तेज बारिश से पानी से बहता हुआ मलबा सीधे मुख्य रोड पर आ गया, जिससे सड़क यातायात बाधित हुआ। पहाड़ों की रानी मसूरी और उसके आसपास इलाकों में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल के झरने से एकाएक रौद्र रूप देखा गया। अफरा तफरी मची। कैंपटी फॉल के झरने के
से लोग परेशान हुए और झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी देखा गया, जिससे पानी सफेद धारा की जगह मटमैला हो गया। वहीं मुख्य मार्ग से भी पानी का तेज बहाव आने से लोगों की दुकानों में वो पानी घुसा और दुकान में रखा सामान भी खराब होने की बात कही गई है। कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार को कैंपटी फॉल रौद्र रूप में नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पर्यटक काफी सहम गए और पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कैंपटी फॉल जगह को खाली कराया गया। पानी के तेज बहाव के कारण कैंपटी फॉल में स्थित दुकानों में भी पानी घुसा, जिससे दुकानों में रखा सामान को नुकसान पहुंचा है, परंतु किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हुए। कैंपटी पुलिस इंचार्ज ने बताया कि भारी बारिश के कारण कैंपटी फॉल के झरने का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, परंतु पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए पहले ही कैंपटी फॉल में सभी लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के भीतर ही कैंपटी फॉल का जलस्तर अपने मूल स्वरूप में आ गया था। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। वक्त छोड़ने से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।